गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग अपने चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता कैसे है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसे किसी चार्ज पे फोर्स लगाता है, किसी चार्ज पे अगर फोर्स लगा रहा है तो किस डायरेक्शन में लगाएगा। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहला क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? तो जैसे कि आपको पहले ही बता चुका है मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक 3D स्पेस होता है, पूरा 3D स्पेस होता है जिसके अंदर वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके। ठीक है, तो हमारे साथ लिख लीजिए इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ 3D स्पेस, इट इज अ 3D स्पेस in which charge can exert force, in which charge can exert force on other charge, on other charge. So what is electric field? Electric field is a 3D space in which a charge can exert a force on other charge. सर एक 3D में ऐसा स्पेस या कि फील्ड जिसके अंदर एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके, वो उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब हम आते हैं पॉजिटिव चार्ज की ओर। सर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? सर इसके आसपास 3D में कोई स्पेस होगा जिसके अंदर ये चार्ज कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। अब सपोज करते हैं हम कि हमारे पास एक चार्ज प्लस क्यू है, एक प्लस क्यू है, तो हमें पता है सर कि ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को धक्का दे रहा होगा, तो जाहिर बात है इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है सर? इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है सर, ये एफ लगा रहा है सर, तो इसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा सर? इसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में सर फोर्स लगा रहा है। क्या बात समझ में आया? सर अगर मैं देखूं सर माइनस क्यू मेरा होता तो, सर माइनस क्यू होता तो ये इसको क्या करता? अट्रैक्ट करता। माइनस क्यू होता तो अट्रैक्ट करता। लेकिन सर मैं क्या कहा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हो उसी डायरेक्शन में इसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सर अगर नेगेटिव होता तो कोई मतलब ही नहीं है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार जब आपने कह दिया कि इस साइड जा रहा है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लौट के इसके पास नहीं आएगा। आएगी बात समझ में? अच्छा, इसका मतलब कि सर जब भी मैं पॉजिटिव चार्ज का देखूंगा तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है? अभी के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड ही समझिए कि सर हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा दूर जाएगा, वो हमेशा दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, चार्ज से। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज का, सर तो अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पे अगर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो सर ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? खींचेगा। और अगर ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में होगा? इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। एक सेकंड मेरे को दे दीजिएगा, इन्हें बंद कर दूं भाई साहब को, वरना पता चला ये घंटी वंटी बज गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सर यहां पे भी मैंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ये चार्ज उसी डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कि सर अगर मैं इसको माइनस चार्ज यहां पे रख दूं तो इस पे तो इधर फोर्स लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बार बार हम बदलेंगे नहीं। क्लियर? यानी कि जब मैं पॉजिटिव चार्ज का बात कर रहा हूं तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, वो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। अगर नेगेटिव चार्ज का मैं बात कर रहा हूं तो नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज होगा, वो ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज होगा। क्या इतना क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़े। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? अगर कोई कहे कि सर आपके पास दो चार्ज दिए हुए हैं तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, दैट इज के Q1 Q2 by R²। ठीक है, ये तो हो गया सर इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। लेकिन अगर कोई कहे कि सर एक चार्ज दिया हुआ है और एक दूसरा चार्ज +1 कूलम दिया हुआ है, एक चार्ज दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया? एक +1 कूलम का चार्ज दिया हुआ है, तो जब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। यानी कि जरा देखते हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास सपोज कीजिए दो चार्ज है, एक ये Q1 है, एक ये Q2 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है सर? R है। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ F जो होगा वो होगा K Q1 Q2 by R²।
लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक चार्ज Q1 है और यही r दूरी पे एक चार्ज मेरे पास 1 कूलम्ब है, ठीक है, तो अब मैं जो फोर्स कहूंगा ये मैं कह दूंगा K Q इंटू 1/r²। सपोज करो इसका F1 दे दो, इसका F2 दे दो, तो हो जाएगा KQ बाई r²। K ये Q1 था ना, तो यहाँ पे Q1 कर लेना, तो ये K Q1 बाई r² हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं कि अगर एक चार्ज है और एक 1 कूलम्ब का चार्ज है, इनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा यही क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। यानी कि ये क्या है, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसको हम लोग ई से भी दिखाते हैं। ठीक है, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से भी दिखाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैं कह सकता हूं सो E इज इक्वल टू K Q2 बाई r²। हाँ सर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर ये जो E होगा, अगर यहाँ पे Q1 होता तो ये सर F1 के बराबर हो गया था। बिल्कुल सर, तो मैं कह सकता हूं K Q2 बाई r², सर इंटू Q1 ऊपर भी कर दीजिए, इंटू Q1 नीचे भी कर दीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये वाला जो पोर्शन बनेगा, अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं K Q1 Q2 बाई r² का, तो ये तो F1 बन जाएगा सर। बिल्कुल, तो मैं कह सकता हूं ये कितना हो जाएगा सर, F1 बाई Q1 कह सकता हूं। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इंटू ई हो जाएगा। बोलिए आया क्या बात समझ में? मतलब ये क्या हो रहा है भाई, F1 इक्वल टू Q1 ई हो जाएगा। यानी कि यहां से भी हमें पता चल गया सर कि जो E होगा एंड E इज इक्वल टू F बाई Q। और यहां पे अगर F1 लिखना है तो यहां पे Q1 लिख लीजिएगा। आए क्या बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था अगर एक चार्ज दिया हुआ है, एक दूसरा 1 कूलम्ब का चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो सर जब मैंने इसको सॉल्व किया, एक चार्ज एक 1 कूलम्ब का, तो वो कुछ K Q1 बाई r² आया। यही K Q1 बाई r² क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने देखा तो ये क्या रहता है, F1 बाई Q था। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस एंड द चार्ज। सर ये कौन सा चार्ज है, जिस चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, जिस चार्ज का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन लिख लीजिए मेरे साथ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया क्या? बोले आगे फिर तो लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज force on unit positive test charge, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? सर ये फोर्स ही होता है, लेकिन किस पे होता है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स होता है। सर एक चार्ज Q1 दिया था, ये Q1 का अगर फोर्स 1 कूलम्ब चार्ज पे, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ये 1 कूलम्ब क्या है, यूनिट है, क्योंकि 1 कूलम्ब है, पॉजिटिव है। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टेस्ट चार्ज हो गया। तो ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो कोई भी चार्ज का अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हम निकालेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, तो वही हमारा क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो सर हमने निकाला ये आगे K Q1 बाई r², K Q1 बाई r², यही हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यानी कि कभी भी अपने को कोई चार्ज Q दिया हुआ है, कोई चार्ज Q दिया हुआ है, आगे स्पेस दिया है कि नहीं, चलो देखिए, तो हम कह सकते हैं कि इधर से हमें क्या लेने लायक है कि सपोज कीजिए अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास एक चार्ज Q है प्लस Q, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, या फिर आपके पास एक चार्ज माइनस Q है और आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हमें पता है सर कि अगर ये R है, ये R है, तो इस पे सर पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि E होगा, वो K Q बाई r² होगा, और हमेशा अवैध चार्ज होगा क्योंकि पॉजिटिव।
सर अगर नेगेटिव है तो हमेशा टुवर्ड द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो कि अभी हम लोग पढ़े थे। और अगर इसके बीच में भी दूरी कितनी है, आर है, तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। बोलिए बात समझ में आएगी नहीं? सर ये के क्यू बाई आर स्क्वायर आया कहां से? सर यहाँ से आया, जो हमारा फोर्स आ रहा था वो क्या रहा था, के क्यू वन बाई आर स्क्वायर। चार्ज क्या था यहाँ पे, क्यू वन था, तो यहाँ पे क्यू वन बाई आर स्क्वायर आ रहा था। यहाँ पे अगर चार्ज क्यू आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। आएगी बात समझ में? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर पॉजिटिव चार्ज कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज से दूर होगा। यहां पे आ जाइए, फॉर नेगेटिव चार्ज लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स चार्ज होगा, ठीक है, टूवर्ड्स चार्ज होगा। चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया गया, आगे बढ़ते हैं। फॉर आइसोलेटेड चार्जेस, सर आइसोलेटेड यानी कि कोविड आया था, याद है क्या? हाँ कोविड तो आया था सर, कोविड से इससे क्या लेना देना? तो कोविड में मोदी जी क्या कर रहे थे, लोगों को आइसोलेट करने का आदेश दिया गया था कि भैया आइसोलेटेड रहो, यानी कि अकेले रहो। तो यहाँ पे आइसोलेटेड चार्ज यानी कि अगर चार्ज अकेला है, उसके आजू बाजू कुछ भी नहीं है, तो वो कैसा है, आइसोलेटेड चार्ज है। उसके आसपास कुछ भी नहीं है, यानी कि उसके आसपास और दूसरा कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। आइसोलेटेड चार्ज यानी कि उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है उसके फील्ड में, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज का बात करें तो सर ये बोल क्या रहा है कि फॉर आइसोलेटेड चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो पॉजिटिव के लिए सर हमेशा दूर जा रहा था। तो मैं कह सकता हूं कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा दूर जाएगा सर। हमेशा वो कहां जाएगा सर, दूर जाएगा। आया क्या बात समझ में? किसके लिए सर, पॉजिटिव के लिए। अगर यही चीज में नेगेटिव के लिए बात पूछूं तो नेगेटिव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो उसके पास आ रहा था चार्ज पे, तो ठीक है सर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा सर। ये हमेशा इसके पास आएगा। ये कब पॉसिबल है, ओनली फॉर आइसोलेटेड चार्ज। अगर आइसोलेटेड चार्ज है तो, अगर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के फील्ड में आ गया तो, अगर ये वाला चार्ज इसके फील्ड में आ गया तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाने लगेगा। आएगा बात समझ में? ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइसोलेटेड चार्ज के लिए हमने पढ़ा था बस, खाली देख लिया। चलिए आगे बढ़े, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो किस डायरेक्शन में चार्ज लग रहा होगा? तो सर हमें पता है कि सर अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज था, सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये हमेशा पॉजिटिव से निकल रहा था, पॉजिटिव से दूर जा रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ क्या रहा होगा सर, यहाँ पे पॉजिटिव रहा होगा। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो नेगेटिव पे जा रहा था, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या रहा होगा सर, यहाँ पे नेगेटिव रहा होगा। आएगी क्या बात समझ में? अच्छा, अब अगर देखा जाए सर तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से पता लग गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से निकल रहा होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव से दूर जा रहा था, और नेगेटिव पे जा रहा था, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। अब बात करते हैं इस चार्ज का। इस चार्ज का अगर बात करें तो ये पॉजिटिव वाला इसको धक्का दे रहा होगा और ये नेगेटिव वाला इसको खींच रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो कि कितना होगा, तो Q इंटू ई के बराबर होगा। सर कैसे पता? हमें पता है कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड E जो था वो कितना आ रहा था, F बाई क्यू के बराबर आना था, ठीक है। देयरफॉर F इज इक्वल टू क्या होगा, Q E होगा, ठीक है। हमने ये यहाँ पे देखा हुआ था, F1 इज इक्वल टू Q1 E। अगर Q1 चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो जाहिर सी बात है फोर्स कितना लगेगा, इतना लगेगा। यहाँ पे अगर लिखना होगा तो लिख भी लेना, E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E1, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1, ठीक है। F1 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू E। आए क्या बात समझ में?
E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 है, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और F1 क्या है, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है। क्लियर? बताइए कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर यहां पे हमें पता लग गया कि सर यहां पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, चार्ज ये है, तो फोर्स क्या होता है सर, फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस नेगेटिव का बात करें तो ये नेगेटिव इसको धक्का दे रहा होगा, ये पॉजिटिव इसको खींच रहा होगा, तो इस पे कहीं ना कहीं फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा सर, तो सेम लग रहा होगा, क्यू ई के बराबर लग रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है सर, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लिख लेंगे कि पॉजिटिव चार्ज, पहले लिख ले पॉजिटिव चार्ज के बारे में, पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, ऑन पॉजिटिव चार्ज फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफील्ड या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज पे बात करें तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी, ले लिया? आगे बढ़ते हैं फिर। स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। सर अब ये क्या आ गया, तो देखिए अगर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो यहां से हमें एक चीज पता लग गया सर कि कहीं ना कहीं यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, और कहीं ना कहीं इस साइड में नेगेटिव चार्ज होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निकलता है और नेगेटिव के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे रहा होगा सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो कहीं ना कहीं सर हमें ये भी पता लग गया कि इस पे फोर्स लग रहा होगा QE। अगर सर फोर्स लग रहा होगा QE तो कहीं ना कहीं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो अगर फोर्स है तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन होगा। सर वेलोसिटी कहीं ना कहीं इधर की ओर है, जा इधर रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, तो कहीं ना कहीं ये फोर्स जो है ये इसको डी एक्सेलरेट करेगा या फिर रिटार्ड करेगा, क्योंकि सर मूवमेंट कहीं और है, एक्सेलरेशन कहीं और है, तो धीमे धीमे ये धीमा होता जाएगा और एक टाइम बाद रुक जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि कितने देर बाद ये रुक जाएगा, स्टॉपिंग टाइम बताओ, और कितना दूर चल के ये रुक जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ। तो सर ये तो बड़ा कठिन सवाल आ गया। कोई कठिन सवाल नहीं है, ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं भैया कि चल रहा है, सिंस फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q बराबर कितना होगा, QE होगा। क्या हो गया भैया, चल क्यों नहीं रहा, ऑन Q बराबर QE एंड एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाई मास, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE बाई m। अगर इसका मास m दिया है तो ठीक है, यहां पे लिख लीजिएगा मास क्या है, m है। ठीक है, मास हमें नहीं दिया, मास m ले लेते हैं। अब बात करते हैं, हमें बताना है स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। सर एक्सेलरेशन तो ये है, अगर वेलोसिटी देखा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, सो हम कह देंगे कि u इज इक्वल टू v0 है। अगर हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं तो उस डायरेक्शन में नेगेटिव लेना होगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि a अपना नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस QE बाई m होगा। ठीक है सर, अगर मैं उस डायरेक्शन में पॉजिटिव लूं तो भैया अपना इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव ले लेना। ठीक है, मैंने मूवमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया है तो दूसरा डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी v0 है और अपना एक्सेलरेशन माइनस QE बाई m है, एंड सिंस v बराबर u प्लस at ये होता है, देयरफॉर सर फॉर स्टॉपिंग फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए सर, 0 होना चाहिए। सर रुकने के लिए क्या होगा, रुकने के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। सो u इज इक्वल टू, सॉरी 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा u प्लस a कितना है सर, माइनस QE बाई m इंटू टी। देयरफॉर हम कह सकते हैं इसको अगर पूरा इधर भेज दिया जाए तो हो जाएगा QE बाई m इंटू टी इज इक्वल टू, ये कितना है सर, v0। देयरफॉर हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू v0
m, थोड़ा सा इसको दूरी लिख लिया जाए, t इजिकल टू हो जाएगा m v नॉट बाई कितना हो जाएगा सर, क्यू ई। दिखा क्या? तो ये अपना कुछ ना कुछ क्या आ गया, स्टॉपिंग टाइम आ गया। बोलिए टी क्या है सर? ये तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लिया जाए। टी क्या अपना सर? स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम। एम क्या है सर? मास ऑफ चार्ज। मास ऑफ चार्ज। वी नॉट क्या है सर? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है। ई क्या है सर? तो ई को इधर लिख दे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। आया क्या बात समझ में? तो सर कहीं ना कहीं अपना स्टॉपिंग टाइम आ गया एम वी नॉट बाई क्यू ई। और अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो सर अगर मैं ये स्टार्टिंग में पूछता है इसके पास मोमेंटम कितना था, मोमेंटम तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो आप कहते हैं एम इंटू वी नॉट। मैं कहता फाइनली जब ये रुक गया होगा तो इसके पास मोमेंटम क्या हुआ होगा सर? मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो यानी मोमेंटम जीरो। यानी कि अगर मैं पूछूं कि कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है, तो सर जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम चेंज हुआ होगा, क्योंकि फाइनल तो जीरो हो गया। तो मैं एम वी नॉट को ही चेंज इन मोमेंटम भी कह सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि जो टी होगा वो डेल्टा पी बाई एफ रिटार्डिंग होगा। बोलो कह सकता हूं या नहीं? जहां पे डेल्टा पी क्या है? तो डेल्टा पी अपना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, या तो आप उससे निकाल लीजिएगा या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा कि क्या होता है सर? चेंज इन मोमेंटम बाय रिटार्डिंग फोर्स। सर ये कब लगा सकते हैं? अगर ये कांस्टेंट हो, इफ एफ बराबर कांस्टेंट। अगर एफ बराबर कांस्टेंट होगा तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। यहाँ पे भी फोर्स कांस्टेंट था क्या सर? हाँ सर, क्यू ई था। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, चार्ज सेम है, तभी लगा पा रहे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर गया, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, तो फॉर्मूला ध्वस्त हो जाएगा, नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो ये तो आ गया सर अपना स्टॉपिंग टाइम। अब क्या चाहिए सर? स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए सर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकाले सर? तो अगर रुक रहा है, अगर रुक रहा है फॉर स्टॉपिंग, सिंस फॉर स्टॉपिंग हमें पता है कि v शुड बी जीरो, सिंस हमें पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, देयरफॉर हम कह सकते हैं सर ये तो जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। जीरो माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह क्या हो जाएगा सर? माइनस क्यू ई बाई एम हो जाएगा, क्योंकि दूसरे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, इंटू क्या हो जाएगा सर? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये माइनस माइनस को खा जाएगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं इस एम वी को अगर इधर भेज दिया जाए तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 क्यू ई बराबर एस। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एस इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बाई क्यू ई। दिख रहा है क्या? इसी को मैं दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि एस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाई एफ रिटार्डिंग। आया क्या बात समझ में? क्लियर? सर यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख दिए? क्योंकि सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो वेलोसिटी जीरो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा सर? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर होगा। तो यानी कि हाफ एम वी नॉट स्क्वायर क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर ये क्यू ई क्या था सर? रिटार्डिंग फोर्स था, और ये फोर्स क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगेन कांस्टेंट। ठीक है, याद रख लेना कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अगर कांस्टेंट है तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। अब इसी तरह अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव भी आ जाए तो डरने का बात नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिव आ गया तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दिया होगा? इस डायरेक्शन में दिया होगा। ठीक है, सेम सवाल रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड टू कीप अ चार्ज ऑफ मास m एट रेस्ट। अपने पास एक चार्ज, एक मास दिया है m और कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, तो बताइए वो रेस्ट पे कैसे रह सकता है। तो ध्यान से देखा जाए, अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो कुछ ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, सपोज कहीं ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो सर ये जो मास m है ये कहीं ना कहीं नीचे की ओर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, ठीक है, और ये चार्ज कितना है सर, प्लस q है। सर अगर ये प्लस q है, अगर ये प्लस q है तभी इस पे फोर्स क्या लगेगा सर, q इधर लगेगा। अगर मैं कहता कि सर ये इस पे चार्ज माइनस q है तो इस पे फोर्स कहां लग रहा होता सर, QE लग रहा होता सर। अगर ये माइनस QE होता तो फोर्स दोनों ऐड हो जाते, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कहां जाने लगता, नीचे जाने लगता, तो क्या वो रेस्ट पे रहता, नहीं सर। यानी कि ये वाला कंडीशन तो अपना नहीं है, यानी ये वाला कंडीशन तो नहीं है, यानी कहीं ना कहीं यही वाला कंडीशन अपना सही है, क्योंकि जब मास है तो मास पे mg नीचे लग रहा होगा और q प्लस q चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा QE, और अगर ये दोनों सेम हो जाए मैग्नीट्यूड वाइज, तो क्या हो जाएगा, ये रेस्ट में आ जाएगा। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं कि फॉर चार्ज टू बी एट रेस्ट, टू बी एट रेस्ट, मैं कह सकता हूं कि भैया QE जो होगा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। देयरफॉर मैं कह सकता हूं Q जो होगा वो mg बाई E के बराबर होगा। सर इतना चार्ज होगा तब जाके वो कहीं ना कहीं रेस्ट पे होगा, ठीक है। अच्छा, जहां पे क्या क्या चीजें क्या है तो उनको पहले लिख लिया जाए। तो ये जी क्या है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर इस ई का पूछा जाए तो ये क्या है सर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू क्या है सर, तो चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी। सिंस अब हमें पता है कि सिंस Q बराबर NE होता है, Q बराबर NE होता है, देयरफॉर मैं इस चार्ज को लिख सकता हूं NE बराबर mg बाई E। सो N बराबर जो होगा वो हो जाएगा mg बाई E इंटू E। कह सकता हूं क्या, बिल्कुल कह सकता हूं। जहां पे अगर मैं n के बारे में पूछूं कि n क्या है, तो n के बारे में मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। क्यों सर, लिए क्यों नहीं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तभी जाके ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज बनेगा। हमें कैसा चार्ज बनाना था, पॉजिटिव चार्ज बनाना था। तो इस केस में जो आएगा वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये हमारा कंडीशन बन जाएगा। तो अपना क्या कंडीशन होगा चार्ज इस मास को रेस्ट पे रखने के लिए, तो पहली बात तो Q जो होगा वो mg बाई E के बराबर होना चाहिए। तो सर किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाए, तो सर n इजिकल टू mg बाई E से हम लोग निकाल लेंगे। जहां पे E क्या है, तो E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। स्क्रीनशॉट लीजिए इससे जल्दी, ले लिया क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था क्या। अब अगर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, आप लोगों ने ये सब फॉर्मुलेस पढ़ रखे होंगे कि सर अगर कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल से फेंकते हैं, तो हमें पता है कि टाइम जो होता है वो होता है 2u साइन थीटा बाई जी। पढ़े होंगे h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आर पढ़े होंगे, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। पढ़े हैं क्या, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जहां पे ये जी होता क्या है सर, तो ये जी जो होता है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टाइल भी पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल वो क्या होता था सर, तो याद कीजिए y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा
माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ ऐसा अपना इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आता था, मतलब किसी भी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे एक्स और वाई पे अगर हम एक्स और वाई पुट कर दें तो हम क्या निकाल सकते हैं सर, ये थीटा अगर अपने को दिया हो तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, अगर वेलोसिटी दिया हो तो किस एंगल पे फेंक रहे हैं वो निकाल सकते हैं। आएगा बात समझ में? तो सर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन से हम कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन क्या आता था, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जहां पे सर थीटा क्या है, जिस एंगल से इसको फेंका जा रहा है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जिससे फेंका जा रहा है, एक्स और वाई क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहां पे रहा होगा, पोजीशन है। ठीक है, बचा क्या, जी, जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब सेम प्रोजेक्टाइल को अगर मैं ऐसे फेंकूं, थीटा को जीरो कर दूं, थीटा को जीरो कर दूं, तो इस केस में देखेंगे, फॉर दिस केस हमें पता है कि सर थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है, देयरफॉर y इज इक्वल टू, सर टेन थीटा 0 होता है तो इसको छोड़ दीजिए, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई, सर कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 1 होता है तो वो भी छोड़ दीजिए, तो माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। पहले के लिए ये हो जाएगा सर, और दूसरे के लिए ये हो जाएगा। आएगा बात समझ में? ये वाला किसके लिए, इसके लिए, और ये वाला किसके लिए, इसके लिए। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आता था कुछ ऐसा। ठीक है सर, ये निकालते कैसे थे, तो निकालने के लिए क्या करते थे कि एक्स एक्सिस में जो भी इक्वेशन बनता है उसको अलग से सॉल्व करते हैं, वाई एक्सिस में जो इक्वेशन बनता है उसको अलग से सॉल्व करते हैं, तब जाके हमारा कहीं ना कहीं ये एक्स और वाई में रिलेशन आता है। ठीक है, चलिए सर ये पढ़ा क्यों रहे हैं, तो भैया अब हम क्या करेंगे कि हम इस मास की जगह हम चार्ज को रखेंगे। आएगा बात समझ में? हम इस मास की जगह चार्ज को रखेंगे। सर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता था, जो एक्सेलरेशन था वो ड्यू टू ग्रेविटी होता था। अब क्या करेंगे सर, अब एक्सेलरेशन हम क्रिएट करेंगे। कैसे, जैसे पहले क्रिएट कर रहे थे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास से, यानी कि क्यू बाई एम से, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे जिसके वजह से फोर्स जनरेट होगा और उस फोर्स से क्या होगा, एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। आया बात समझ में? देखते हैं, सवाल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये देखते हैं, कह रहा है 2D मोशन ऑफ चार्ज इन फील्ड। कह रहा है सेम है सर, देखिए अब ये वही वाला आ गया कि सर ये जो फेंक रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 0 पे फेंक रहे हैं, तो इसका अगर इक्वेशन कोई पूछेगा तो क्या बता सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर होगा, उसी पाथ पे ये कहीं ना कहीं जाएगा। क्यों सर, क्योंकि सर जब फेंकते थे तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन कहां लगता था, नीचे लगता था। यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, नीचे है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो फोर्स भी कहां लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। अगर फोर्स नीचे लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन कहां होगा, एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा होगा। तो सेम ही तो है सर, एक्सेलरेशन नीचे है, एक्सेलरेशन नीचे है, बॉडी को आगे फेंक रहे हैं, बस मास की जगह क्या आ गया, चार्ज आ गया। आएगा बात समझ में? चलिए, तो इस बॉडी का अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसा ट्रेजेक्टरी होने वाला है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये जो होगा ये कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा। बोलिए, कह सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, ऐसा ही कुछ ना कुछ होने वाला है। 2D मोशन में अगर देखा जाए तो ऐसा ही कुछ होगा। तो जरा इसको देखा जाए, मैं आपसे पूछूं कि अगर इसका यू एक्स बताइए, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो वो कितना है सर, v0 है सर। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस बताइए, तो वाई एक्सिस में कोई भी वेलोसिटी नहीं है सर। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एक काम कीजिए, फाइनल वेलोसिटी तो वैसे भी अपने को नहीं पता है। ठीक है, अगर मैं एक्सेलरेशन पूछूं, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं है सर, तो एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस क्या होगा सर, 0 होगा। अगर मैं कहूं एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस बताइए, तो आप कहेंगे फोर्स इन वाई एक्सिस बाई मास कर दीजिएगा सर। फोर्स इन वाई एक्सिस कितना होगा सर, क्यू ई लगेगा, तो क्यू ई लगेगा बाई एम लगेगा। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर। अभी नीचे क्यों रहा है सर, एक्सेलरेशन कहां क्यों रहा है, नीचे क्यों रहा है। अगर एक्सेलरेशन नीचे क्यों रहा है तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे सर, माइनस में लेंगे, तो एक्सेलरेशन यहां पे क्या हो जाएगा सर, माइनस में हो जाएगा। क्यों लिख देंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन, सिंस डाउनवर्ड, सिंस डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए हम एक्सेलरेशन को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। क्यों सर, क्योंकि ऊपर की ओर पॉजिटिव लेते हैं, नीचे को नेगेटिव लेते हैं, इधर की ओर पॉजिटिव लेते हैं, इधर की ओर नेगेटिव लेते हैं, तो हमने कहा एक्सेलरेशन अगर नीचे की ओर तो क्या होगा, नेगेटिव होगा सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे कोई बोले कि भैया ये चार्ज आपने जब फेंका है तो ये चार्ज किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ये कहीं ना कहीं यहां पहुंचेगा,
हाँ सर पहुंचेगा, टाइम टी पे हम मान लेते हैं कि ये यहां पहुंचेगा। तो आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी कॉमा, हम कह सकते हैं कि सर जो Vx होगा वो होगा Ux प्लस Ax टी, एंड जो Vy होगा वो होगा सर Uy प्लस Ay इंटू टी होगा सर। अगर Vx का बात करें तो Ux कितना था सर, V0 था, तो Vx हो जाएगा सर V0 प्लस, ये तो जीरो था तो ये जीरो ही हो जाएगा। और यहां से अगर Vy का बात करें तो Vy कितना हो जाएगा सर, Uy कितना था, जीरो था, प्लस एक्सेलरेशन कितना था सर, ये माइनस में था, तो हो जाएगा प्लस माइनस क्यू ई बाई एम इंटू टी। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर वी एट टाइम टी इज इक्वल टू सर वी एक्स आई कैप, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, प्लस वी वाई जे कैप, क्योंकि वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। तो वी एक्स का अगर बात करें तो वो कितना आएगा सर वी नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर वी नॉट आई कैप सर, प्लस वी वाई क्या आ रहा है सर, वी वाई आ रहा है माइनस में, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस क्यू ई बाई एम इंटू टी जे कैप। सर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो लिख दीजिए इसको, ये हो जाएगा वी नॉट आई कैप माइनस क्यू ई बाई एम टी, और ये कितना हो जाएगा सर जे कैप। बोलिए कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा वेलोसिटी आ गया किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। यानी अगर आपको इस 2D मोशन में कोई कह रहा है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बताइए, वेलोसिटी बताइए, तो सर हम इस इक्वेशन से बता सकते हैं वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, अब आपसे कोई बोले कि 3 सेकंड बाद बताओ, 4 सेकंड बाद बताओ, तो 3 सेकंड के बाद पूछेगा तो 3 रख देंगे, 4 सेकंड के बाद पूछेगा 4 रख देंगे, और यहां से हम वेलोसिटी बता सकते हैं सर। इतना क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ले लिया क्या? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब सर और उसमें क्या बता सकते हैं, तो चलिए और देखते हैं। सर जैसा कि हमने उसमें रिलेशन पढ़ रखा था, कुछ इसमें भी रिलेशन आ सकता है क्या, देखते हैं। अगर मैं बात करूं एस एक्स का, तो एस एक्स हो जाएगा सर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, एंड एस वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू वाई टी और प्लस हाफ ए वाई और टी का स्क्वायर। हाँ सर यही होगा। तो अगर यहां बात किया जाए तो एस एक्स जो होगा, यू एक्स कितना था सर, वी नॉट था, टी की जगह टी ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस अगर यहां पे देखा जाए ए एक्स तो जीरो था, तो ये कितना हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा, एंड एस वाई को एस वाई रहने दो सर, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो था सर, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन का बात करें तो माइनस में था सर, कितना माइनस क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर था सर। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो हम कह सकते हैं सर यहां से कि देयरफॉर एस एक्स जो है वो हो जाएगा वी नॉट टी, और यहां से अगर मैं एस वाई का बात पूछूं तो ये हो जाएगा सर माइनस क्यू ई बाई टू एम टी स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? नहीं सर, ये एस एक्स आ गया, ये एस वाई आ गया। अगर सर ध्यान से देखा जाए तो ये एस वाई नेगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं सर, नीचे आ रहे हैं, इसलिए एस वाई डिस्प्लेसमेंट भी जो है इस पर्टिकुलर पोजीशन से नीचे आ रहा है, इसलिए माइनस में आ रहा है। आया बात समझे? सर एस एक्स पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आगे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि आगे की ओर बढ़ रहा है इसलिए एस एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं कह दूं, चलिए इसको एस एक्स और एस वाई ही रहने दीजिए। अब यहां से क्या टी का वैल्यू हम निकाल के, क्या अगर टी का वैल्यू हम निकाल दें तो क्या इसमें पुट कर सकते हैं? हाँ सर पुट तो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा सर। अगर टी को हम निकालें एस एक्स और वी नॉट के टर्म में और इसमें पुट कर दें तो कहीं ना कहीं एस एक्स और एस वाई में रिलेशन आ जाएगा। अब यहां पे लिख लो कि लेट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस बराबर एक्स, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस बराबर वाई, ठीक है, बराबर वाई। सो हम कह सकते हैं कि सर x जो होगा वो कहीं ना कहीं v नॉट टी होगा, एंड
जो y होगा वो कितना होगा सर, माइनस क्यू ई बाई 2m t² होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर यहां से t की वैल्यू निकाल देंगे, t की वैल्यू आ जाएगी x बाई वी नॉट। सो y की वैल्यू अगर निकालना हो तो माइनस क्यू ई बाई 2m t² है, t² है तो ये पुट कर दो तो x बाई वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा सर। तो ये कितना हो जाएगा सर, माइनस क्यू ई बाई 2m x² बाई वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा सर। बोलिए यहां तक कहीं कोई दिक्कत? सर ये वाला जो रिलेशन है, ये जो हम इसमें ऐसे फेंक रहे हैं, अपना जो प्रोजेक्टाइल आ रहा था वो कुछ आ रहा था ऐसे y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, क्योंकि हम थीटा इज इक्वल टू 0 पे फेंक रहे हैं। अगर नहीं विश्वास तो देख लीजिए, y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आ रहा था। सर तो यहां पे भी फेंक रहे हैं तो कुछ ऐसा ही आना चाहिए, तो देखते हैं सर। हमें क्या करना है सर, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर करना है। तो ध्यान से देखिएगा, हम इसको कह सकते हैं माइनस हाफ, सर एक्स स्क्वायर तो है, जी लिखना है तो जी में मैं क्या करता हूं, इसको क्यू ई बाई एम लिख सकता हूं। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर था, इसको एक्स स्क्वायर ही रहने दीजिए और इसको यू स्क्वायर लिख दीजिए। हाँ सर लिख सकते हैं, क्यू ई बाई एम हमें पता है कि यहीं पे लिख देते हैं, सिंस एफ बराबर क्यू ई, देयरफॉर m इंटू ए बराबर क्यू ई, देयरफॉर a बराबर क्यू ई बाई एम। तो क्यू ई बाई एम की जगह क्या लिख सकते हैं सर, a लिख सकते हैं। तो लिखते हैं जरा, इधर तो है नहीं जगह, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस हाफ वो क्या आ रहा था, a माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर। जहां पे अगर मैं ये a पूछूं क्या है, तो सर आप कह सकते हैं ये जो आपका a है, ये जो आपका a आ रहा है दैट इज g इफेक्टिव, यानी कि व्हाट इज द g इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता तो हम जी रख देते हैं, लेकिन अगर अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, एक्सेलरेशन पर्टिकुलर फोर्स के वजह से है, तो हम उसका एक्सेलरेशन रखेंगे। तो वही तो एक्सेलरेशन रख रहे हैं। हमारा रिलेशन क्या आ रहा था, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था तो y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, माइनस हाफ जी की जगह जी इफेक्टिव आ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन a आ गया, तो माइनस हाफ ए एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर। ए क्या है, ए सर जी इफेक्टिव है, हमारा जो जी आ रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन में वही यहाँ पे क्या बन के आ गया, ए बन के आ गया। तो ये हमारा क्या है, जी इफेक्टिव है। आए के बाद समझ में, बोलिए क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसे जल्दी, यहां से उड़ाना शुरू कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी उड़ाइए। कर दिया, चलो आगे बढ़े फिर, चलो ये वाला उड़ाइए जल्दी, फटाफट उड़ाइए, तुरंत डिले मत कीजिए इतना। किया, चलिए इधर आइए। हमें पता है सर, हमें पता है कि सिंस आपने बोला था कि सिंस अगर एस वाई का बात करें तो यार था यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि माइनस हाफ ए की जगह क्या आ रहा था सर, ए की जगह आपका यहाँ पे क्या आ रहा था, क्यू ई बाई एम आ रहा था ना, क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर, हाँ माइनस क्यू ई बाई एम टू स्क्वायर, तो माइनस क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। देयरफॉर हमने कहा था कि y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस हाफ क्यू ई बाई टू एम टी स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सर 2m कहां से आ जाएगा, इसमें तो एक ही आएगा, हाँ ठीक है। फिर यहां से हम कह सकते हैं कि इसको इधर भेज सकते हैं, तो हम कह सकते हैं सो 2m y बाई क्यू ई इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर। बोलिए कह सकते हैं क्या सर, y इज इक्वल टू कितना आ रहा था, माइनस हाफ क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर, तो 2my बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर सर आ जाएगा। यहां तक तो कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अगर बात करें तो ये अगर माइनस हाफ हटा देंगे तो ये माइनस हाफ यहाँ पे लगाएंगे, और टी स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बट टी स्क्वायर
कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर जो होगा वो 2my/QE होगा। देयरफॉर टी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 2y/QE/m। अगर इसका बात करें तो ये कितना हो जाएगा √2y बाई ये कितना हो जाएगा सर a हो जाएगा सर। ये a है क्या सर, तो ये a जो है √2y/g इफेक्टिव है सर। ठीक है सर, g इफेक्टिव है। यानी कि अगर मेरे को किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कोई पूछे कितना डिस्टेंस आप y में चले हो, तो सर मैं टाइम का मदद लेके y निकाल सकता हूं कि कितना मैं y में चला हूं। आया क्या बात समझ में? तो मैं यहां से कह सकता हूं कि सिंस t इज इक्वल टू √2y/g इफेक्टिव, देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं कि सर अगर मैं कह दूं कि यहां से यहां तक की दूरी सपोज करते हैं कि h है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी h है, और आपको पूरा आने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम t लग रहा है। पूरा आने में कितना टाइम लगेगा सर, टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, t लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि सर यहां से देयरफॉर जो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उस पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में आप सर 2 तो चलेंगे ही और पूरा h नीचे चले जाएंगे, तो √2h/g इफेक्टिव। आया क्या बात समझ में? तो अपना ये क्या आ गया सर कि पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमें निकालना होगा तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम निकाल सकते हैं √2h/g इफेक्टिव से। यही अगर आप उसमें पढ़ते तो वहां पे क्या आता सर, वहां पे √2h/g आता। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से यहां तक की दूरी जो है ये सपोज कीजिए क्या है, r है। ये सपोज कीजिए r है। r होता क्या है सर, r होता है रेंज। सर कितने वेलोसिटी से चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं v0 वेलोसिटी से, कितने टाइम के लिए चल रहे हैं, t टाइम के लिए चल रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो v0 वेलोसिटी इंटू टाइम t कर देंगे सर। तो r जो होगा देयरफॉर r जो होगा वो v0 इंटू टी होगा। v0 की वैल्यू क्या थी सर, v0 की वैल्यू v0 थी सर। t क्या था सर, टाइम ऑफ फ्लाइट था सर, तो वो कितना हो जाएगा सर √2h/g हो जाएगा। आया क्या बात समझ में? तो ये अपना कहीं ना कहीं रेंज आ जाएगा v0 इंटू √2h/g। यहाँ पे g कौन सा है सर, तो यहाँ पे g जो है वो g इफेक्टिव है। आया क्या बात समझ में? और g इफेक्टिव है कितना, तो g इफेक्टिव जो है यहाँ पे सर वो a के बराबर है जो कि QE/m है। बोलिए आया बात समझ में या नहीं आया? तो कहीं ना कहीं जो आप प्रोजेक्टाइल में पढ़े थे क्लास 11th में वो अब यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं चार्जेस से। बस खाली जहां जहां g था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, वो यहाँ पे अब क्या आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सर वो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो फोर्स बाई मास से निकालेंगे। फोर्स होता क्या है, एक सेकंड, फोर्स होता क्या है, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में QE होता है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, QE/m कर देंगे। तो जो फॉर्मूला आपने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था, चाहे वो टाइम ऑफ फ्लाइट का पढ़ा हो, चाहे वो आप मैक्सिमम हाइट का पढ़ा हो, चाहे आपने रेंज का पढ़ा हो, चाहे आपने कुछ भी पढ़ा हो प्रोजेक्टाइल मोशन में, अगर आप चार्ज फेंकोगे, उस मास की जगह चार्ज फेंकोगे, तो सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके वैलिड होंगे। बस खाली ध्यान क्या रखना है कि एक्सेलरेशन की जगह इफेक्टिव एक्सेलरेशन रखना है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप पढ़े थे, अब यहाँ पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन रखना है, यानी कि जी इफेक्टिव रखना है। वो जी इफेक्टिव निकालेंगे कैसे, वो आपको बता ही दिया है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसे जल्दी से, ले लिया क्या, आगे बढ़े। चलिए कनेक्शन विद प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ सर प्रोजेक्टाइल मोशन से कनेक्शन तो है। अगर कनेक्शन है तो कैसे है सर, अभी तो देखा कि अगर ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है, ये अपना चार्ज है, तो मैं कह सकता हूं कि सर सिंस फोर्स बराबर क्या होता है, QE होता है, एंड एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फोर्स बाई मास होता है। देयरफॉर एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा सर, QE/m हो जाएगा। यही एक्सेलरेशन क्या काम करेगा सर, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका काम कर रहा था, वही जी इफेक्टिव यहाँ पे क्या काम करेगा, एक्सेलरेशन काम करेगा। इतना तो क्लियर है सर। अगर इतना क्लियर है तो अब यहां से अगर मैं पूछूं कि भैया क्या आप सब चीज बता सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट से लेकर के रेंज से लेकर के सब चीज बता सकते हैं, तो बिल्कुल सर सब चीज बता सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि सर इस केस में अगर बात करें तो सिंस
टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने पढ़ा था, क्या आता था 2u sin थीटा बाई जी। देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव है कितना, तो जी इफेक्टिव सर ऊपर निकालें तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी इफेक्टिव क्या है सर QE बाई m। आए क्या बात समझ में, ये अपना t आ जाएगा। सिंस मैक्सिमम हाइट भी निकला था h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, देयरफॉर h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इफेक्टिव। जी इफेक्टिव निकाले हैं सर तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इफेक्टिव की जगह क्या रखना है सर QE बाई m। आई क्या बात समझ में। फिर क्या नहीं हमने निकाला था, हमने निकाला था सर r की वैल्यू। सिंस r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इफेक्टिव, यानी कि हो जाएगा सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इफेक्टिव की जगह क्या रख सकते हैं सर QE बाई m, यही रख देंगे सर। तो ये अपना नया फॉर्मूला बन जाएगा, हर जगह जहां जहां जी था वहां जी इफेक्टिव रख देंगे। तो सर क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से ले लिया क्या, आगे बढ़े। सिंपल पेंडुलम, अगर सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ा हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, तो पेंडुलम के टाइम पीरियड के बारे में आप लोगों ने होपफुली पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम बता देंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है वो ये है कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी होता है। ये g क्या है सर, फिर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। l क्या है, l है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। l बराबर कितना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग का क्या लेंथ है। g क्या है, तो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चल जा, ठीक है। t क्या है, तो t है टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। ये किस केस में है, ये उस केस में है जब सिर्फ और सिर्फ जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। अब यहां पे हमने क्या कर दिया, एक पेंडुलम को लिफ्ट में रख दिया है, लिफ्ट को ऊपर की ओर भगाना शुरू कर दिया है, एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया, एक्सेलरेटेड फ्रेम, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर। तो जब भी एक्सेलरेटेड फ्रेम हो जाए तो आपको ये याद होना चाहिए कि सर सूडो फोर्स आएगा। जब भी फ्रेम एक्सेलरेटेड हो जाए तो सूडो फोर्स आएगा, और अगर सूडो फोर्स आएगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर इस पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो काम कर ही रहा होगा, और इस एक्सेलरेशन की वजह से यहां पे एक और एक्सेलरेशन काम करेगा। क्यों, क्योंकि नीचे की ओर फोर्स लगेगा। सर नीचे की ओर फोर्स लगेगा, बोलिए क्लियर या नहीं। सर ये जी और ए कैसे लिख दिए, अरे मेरे भाई मैं कह रहा हूं कि इसके वजह से सपोज करो इसका मास m था, तो सर ग्रेविटी इस पे फोर्स लगाएगा कितना, mg। सर इस a की वजह से यहां पे क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। ये कौन सा फोर्स है, सूडो फोर्स, ठीक है। ये सूडो फोर्स कब लगाते हैं, जब भी फ्रेम, जिस फ्रेम में आपका मटेरियल रखा हुआ हो, सिस्टम रखा हुआ हो, और वो फ्रेम ही एक्सेलरेटेड हो जाए तो उस केस में सूडो फोर्स लगाएंगे। हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ताकि ये एक्सेलरेशन इसको कंपनसेट कर जाए। क्लियर। अब यहां पे अगर देखा जाए सर, अगर यहां पे बात करें, देयरफॉर यहां पे जो जी इफेक्टिव होगा वो हमें साफ साफ दिख रहा है सर कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी लगा ही रहा है, प्लस सूडो फोर्स वाला भी एक्सेलरेशन नीचे की ओर काम कर रहा है। तो देयरफॉर जब मैं पेंडुलम का टाइम पीरियड का बात करूंगा तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर l बाई जी इफेक्टिव, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर l बाई जी प्लस ए। बोलो आया बात समझ में या नहीं। क्यों सर जी प्लस ए, क्योंकि जी तो क्या कर रहा था, ग्रेविटेशन तो लग ही रहा था जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रहा था। अब इसके वजह से इसमें फोर्स लगेगा नीचे की ओर, जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन और नीचे की ओर आ गया, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी प्लस ए। क्लियर। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी प्लस ए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड एनालिसिस हमें करना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो कैसे टाइम पीरियड एनालिसिस करेंगे, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं कि भैया मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया E,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, चार्ज प्लस क्यू है, तो हमें पता है कि ऊपर की ओर फोर्स लगेगा कितना, क्यू ई। नीचे की ओर क्या लगता है सर, एम जी। बिल्कुल सर। इसमें अगर देखें तो इसमें सर एम जी नीचे की ओर लगेगा, और अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, चार्ज माइनस है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा सर, तो इसमें इसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं क्यू ई भी लगेगा। अगर इसमें देखा जाए सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, तो क्यू ई हो जाएगा, और इसमें मास एम है, तो कहीं ना कहीं नीचे एम जी भी लगेगा सर। अब सर अगर इसमें बात किया जाए, इसमें अगर बात किया जाए, देयरफॉर जी इफेक्टिव जो होगा यहाँ पे वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है सर, देखिए नीचे की ओर तो जी है, नीचे की ओर कितना है, जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बस कर रहा है जी, और ऊपर की ओर कितना है, क्यू ई बाई एम है। अगर मैं इसके कारण एक्सेलरेशन पूछूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू क्यू ई, एक्सेलरेशन ड्यू टू क्यू ई वो कितना होता है सर, फोर्स बाई मास, फोर्स कितना है क्यू ई, मास कितना है एम, तो क्यू ई बाई एम हो जाएगा। तो यहां पे अगर जी इफेक्टिव का बात करूं तो वो कितना हो जाएगा सर, इसके कारण कितना है सर, जी है, तो जी माइनस क्यू ई बाई एम। आया क्या बात समझे, क्योंकि जी नीचे है सर, क्यू ई बाई एम ऊपर है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो जी माइनस क्यू ई बाई एम होगा। ठीक है सर। अगर इसका बात करें तो सर इसमें दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जी इफेक्टिव जो होगा वो कितना होगा इस केस में, होगा सर जी प्लस क्यू ई बाई एम। सर इस केस में क्या होगा, इस केस में भी सेम होगा सर, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा सर, जी प्लस क्यू ई बाई एम। और अगर सर ऐसा है तो टाइम पीरियड तो बड़े आसानी से लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए, देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जी माइनस क्यू ई बाई एम। अगर इसका बात करें, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी प्लस क्यू ई बाई एम। भैया देख ले नीचे तक दिख भी रहा है या नहीं, विजिबल है, लग नहीं रहा है मेरे को। चलिए आगे वाला देखते हैं, इसमें क्या है, देयरफॉर टी इज इक्वल टू, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा नहीं, चलिए थोड़ा ऊपर में कर दूंगा, टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा सर 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी प्लस क्यू ई बाई एम। क्लियर, थोड़ा थोड़ा इनको ऊपर कर दिया जाए क्या, इन सभी को ऊपर कर देता हूं। अब तो दिख रहा होगा। भाई साहब औजार है अपने पास, सब हिला डुला दूंगा, यहाँ से यहाँ हिला दूंगा तुरंत। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी, ले लिया गया, आगे बढ़े। चलिए अब हमसे कह रहा है कि फाइंड थीटा व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, कह रहा है कि चार्ज क्या है, रेस्ट पे है, तो थीटा बताइए क्या होगा। तो देखिए जरा, अगर मैं बात करूं इस केस में, तो इस केस में कहीं ना कहीं सर ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। ये अगर टेंशन लग रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपको टेंशन को तोड़ना होगा, ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक तो बेस वाला हो जाएगा जो कि ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा, और एक ये कंपोनेंट में जो टूटेगा जो कि कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा। अगर इसमें देखें तो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा सर, एमजी लग रहा होगा, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चार्ज क्यू है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फोर्स भी लग रहा होगा जो कि क्या होगा, क्यू ई होगा। तो मैं कह सकता हूं कि फॉर क्यू टू बी एट रेस्ट, अगर क्यू को रेस्ट पे रखना है तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर जो टी कॉस थीटा होगा वो एमजी के बराबर होगा, टी कॉस थीटा बराबर एमजी होगा, एंड टी साइन थीटा जो होगा वो कहीं ना कहीं क्यू ई के बराबर होगा। सर टी साइन थीटा क्यू ई के बराबर होगा, तो ये दोनों खा जाएंगे, ये दोनों आपस में खा जाएंगे, तो ये रेस्ट पे आ जाएगा। हमें क्या चाहिए था, थीटा चाहिए था, देयरफॉर मैं कह सकता हूं सर इससे इसको अगर डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी, क्यू ई बाई एम जी। सो हमें चाहिए था थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, टेन इनवर्स क्यू ई बाई एम जी। तो हमारा थीटा आ जाएगा कितना, टेन इनवर्स क्यू ई बाई एम जी। क्लियर है क्या, चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये रहा हमारा अगला सवाल, जेई का आया हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है अगर ध्यान से किए तो। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। सर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हमें तो पता है कितना होता है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी इफेक्टिव। अगर जी इफेक्टिव निकाल लिए तो काम बन गया।
अगर इसमें देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन होगा। यानी कि अगर ये चार्ज Q है तो कहीं ना कहीं इस पे फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, जो कि कितना होगा, QE होगा। मास अगर M है तो इस पे जाहिर सी बात है इधर भी फोर्स लग रहा होगा, जो कि क्या होगा, mg होगा। सर इतना तो हमें क्लियर है, यहां तक तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां तक क्लियर है मेरे भाई तो ध्यान से ये मेरे को बताओ, हमें क्या निकालना है, जी इफेक्टिव निकालना है। हमें जी इफेक्टिव निकालना है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिव निकालना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिव यानी कि नेट एक्सेलरेशन कितना है। अगर मैं इसका बात करूं तो मैं इसको यहां लाता हूं और इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन दिखाता हूं, तो यहां की ओर ये एक्सेलरेशन होगा QE/m, और यहां की ओर ये जो एक्सेलरेशन होगा ये कितना होगा, g। ठीक है, ओनली एक्सेलरेशन, ओनली एक्सेलरेशन, सिर्फ एक्सेलरेशन मैंने दिखाया। ठीक है सर, इन दोनों का नेट निकालना है। नेट, नेट यानी कि सर जोड़ना है, जोड़ना ही तो है नेट यानी कि। तो मैं कह सकता हूं सर कि इस g को आप शिफ्ट कर दीजिए थोड़ा सा इधर, यानी कि g इधर हो गया। सर ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, तो इसका वेक्टर कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में आएगा। और अगर मैं इसका रिजल्टेंट मैं कह दूं कि ये मेरा g इफेक्टिव होगा r, देयरफॉर r विल बी माई g इफेक्टिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो ये कितना होगा सर, ये होगा रूट के अंदर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये स्क्वायर ए स्क्वायर, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी इंटू कॉस 90, क्योंकि बीच में एंगल कितना है सर, 90 है। ठीक है, कॉस 90 क्या होता है सर, 0 होता है, तो छोड़ दीजिएगा। तो मैं कह सकता हूं कि सर अपना जो जी इफेक्टिव आएगा, देयरफॉर यही लिख देता हूं, जी इफेक्टिव जो आएगा वो कितना आएगा, भैया कभी ऊपर आ जा रहा है कभी नीचे आ जा रहा है। जी इफेक्टिव जो होगा वो रूट के अंदर होगा सर QE/m का होल स्क्वायर, QE/m का होल स्क्वायर, और प्लस कितना होगा सर, जी स्क्वायर होगा। अगर ये जी इफेक्टिव आ गया, देयरफॉर मैं टाइम पीरियड बता सकता हूं कि कितना होगा, 2 पाई रूट ओवर L बाई जी इफेक्टिव कितना आ रहा है सर, QE/m का होल स्क्वायर, QE/m का होल स्क्वायर और प्लस जी का स्क्वायर। यही हमारा क्या आ जाएगा सर, टाइम पीरियड आ जाएगा। बोलिए क्लियर या नहीं, ये हमारा पर्टिकुलर टाइम पीरियड आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ले लिया क्या, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो बस आगे अब कुछ नहीं है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।